नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। देश की सड़कों पर चलते लाखों प्रवासी मजदूरों के दृश्य भारत की नई पहचान बनकर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हैरानी जताई जा रही है कि आखिर दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था अपने ही नागरिकों को घर जाने के लिए साधन क्यों नहीं मुहैया करा पाई। इस मुद्दे पर तमाम राजनीति हुई, अगर मगर चलता रहा, लेकिन सरकार नहीं पसीजी। पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसी बीच एक गंभीर हस्तक्षेप कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों से तीखे सवाल किए हैं। हाईकोर्ट ने श्रमिकों को दो वर्गों में बांटने पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मसला मजदूरों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए येदियुरप्पा सरकार ने यू टर्न लिया है और कहा है कि अब 31 मई तक श्रमिक ट्रेनों का खर्चा उठाया जाएगा। हालांकि सुनवाई के दौरान उनकी सरकार ने कहा था कि किराया वसूली जरूरी है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा अब कह रहे हैं कि सरकार प्रवासी मजदूरों को अपना मानती है। कर्नाटक हाईकोर्ट के अलावा मद्रास हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने भी प्रवासी मजदूरों की परेशानियों पर चिंता जाहिर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी याचिका खारिज हो गई थी। सवाल यह है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था समय रहते क्यों नहीं हुई। इस चूक का जिम्मेदार कौन है। सवाल यह भी कि क्या हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिस्टम कुछ सबक लेगा। ये सिस्टम है कौन, ये सवाल है जिन पर हम अगले आधे घंटे विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चड्ढा, वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सुरूर मंदर और दिल्ली बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हरिहर रघुवंशी। सबसे पहले तो बात हरिहर जी से ही, क्योंकि पूरी दुनिया में जिन दृश्यों की चर्चा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बताया जा रहा है। हरिहर जी, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे और अब दुनिया वो तस्वीरें देख रही है जिस पर यकीन नहीं हो रहा है। 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर एक लड़की साइकिल चलाकर अपने घायल पिता को लेकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंच जाती है। परिवार के साथ लोग पैदल चले जा रहे हैं। आखिर देश की कैसी छवि बनाई गई है, क्या इससे बचा नहीं जा सकता था। हरिहर जी। बिल्कुल बचा जा सकता था पंकज जी, अगर सब लोग मिल के सरकार के साथ मेरी आवाज आ रही पंकज जी? बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल, अगर सरकार के साथ मिलके पूरा देश खड़ा होता और इस संकट की घड़ी में लोग राजनीति न करते। दुर्भाग्यवश विपक्षी पार्टियों ने सरकार का उस तरह से साथ नहीं दिया। आके अखबारों में, टीवी में, चैनल पे तो साथ देते हैं, लेकिन सरकार का साथ नहीं देते। प्रधानमंत्री ने 5 बार मुख्यमंत्रियों से बैठक की, लगातार तमाम लोगों से संपर्क किया, लेकिन वो बात नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। आज लोग सड़कों पे चलने के मजबूर हैं। तमाम ऐसे राज्य हैं जो ट्रेन नहीं ले रहे हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जो सहयोग नहीं दे रहे हैं। उसके कारण ये स्थिति बनी है जो स्थिति नहीं बननी चाहिए। जहां तक आपने कर्नाटक की बात कही, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी संविधान और कोर्ट का पालन करती है। जो भी आदेश आता है उसका पालन करती है। जो हरिहर जी आपने अपनी बात कही और मुझे अफसोस है कि मैं आपको टोक रहा हूं। कर्नाटक में भी आपकी सरकार है जिसने कहा था कि किराया जरूरी है, जबकि कोर्ट ने यह कहा है कि इन लोगों से किराया आप कैसे मांग सकते हैं। उनका मौलिक अधिकार है कि उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए। और कम से कम जो सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े हैं पैदल जाने के लिए, वो विपक्ष की ताकत या उसके इशारे पर होते तो आपकी सरकार आज नहीं होती। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप अपने दिल की बात सुनिए। एक राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में तो शायद आप ये बात कह सकते हैं। बहरहाल संजय चड्ढा जी, एक सवाल यहां पर उभरता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका को खारिज कर दिया, सुनने लायक नहीं समझा, उस पर एक राज्य का हाई कोर्ट इतनी कड़ी टिप्पणी कर रहा है, हमें संविधान, मौलिक अधिकार सब कुछ याद दिला रहा है। ये हो क्या रहा है इस देश में? मैं आपकी बात का अवश्य जवाब दूंगा। मेरे मित्र जो अभी बोल रहे थे मुझसे पहले, उन्होंने कहा कि सब लोगों की सपोर्ट नहीं मिली, इस वजह से सरकार इस चीज पे नाकाम रही। मुझे बड़ा शर्म आती है ये सुन के। कहां सपोर्ट नहीं मिली नहीं बता पाएंगे। छोड़े, उस पर मैं बात नहीं करता क्योंकि मैं एक कानूनी व्यक्ति हूं। दुखित होके और दुखे मन से मैंने ये बात कही थी। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। हमारे संविधान की आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के आगे समक्ष 3
बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, 3 पिटीशंस थी। उसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार तमाम कोशिश कर रही है और वेट करने के पश्चात उन लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी और क्रमबद्ध तरीके से उनका चलन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ये अभी हमारे लिए इसका संज्ञान, ये मॉनिटरिंग, इस चीज की मॉनिटरिंग करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम कोई आपको संदेश या किसी भी तरीके का निर्देश नहीं दे रहे हैं। जब एक बार से आर्टिकल 32 में पिटीशन हो जाती है तो हाई कोर्ट्स 226 में इसका अवलोकन नहीं कर सकते। ये एक स्थिर कानून है। लेकिन मैं स्वागत करता हूं कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट का और तमाम हाई कोर्ट्स जिन्होंने निर्देश छोटे मोटे तरीके से ऑबिटर डिक्टा के तौर पे दिए हैं, वो अलग है। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट का स्वागत योग्य है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत उन्होंने देखा कि किस प्रकार कर्नाटका की सरकार, जिसकी ये जिम्मेवारी थी कि 15% जो किराया है वो उसको देना चाहिए था, जो उसको वापस वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और बिहार की सरकारों से वो वसूल सकते थे। कानूनी व्यवस्था थी, सरकार का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन के जरिए वो बाद में वसूल कर सकते थे। लेकिन कर्नाटक की स्थिति देखिए, कर्नाटक ने कहा पहले हमें पैसे दो तब हम भेजेंगे। शर्मनाक है, क्योंकि ये व्यक्ति, जो लोग दुखित हैं, ये किसी का वोट बैंक नहीं है। ये वोट बैंक पे नहीं है और ये फैसला उनका नहीं था कि वो घर जा रहे हैं, बल्कि उन्हें मजबूर किया गया कि वो इस स्थिति में जाएं कि वो घर पहुंचे। आपसे फिर बात करेंगे संजय जी। सुरूर मंदर जी, क्या आप भी ये मानती हैं कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो किया वो जुडिशियल एक्टिविज्म है? हालांकि जैसा संजय जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश या उस ऑब्जर्वेशन के बाद ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। मैं अग्री नहीं करती हूँ। आई थिंक कि ये एक दौर है इस देश की, देश में जहाँ पे सबको अपना अपना रुख समझना पड़ेगा। जहाँ तक जुडिशरी की बात है, वो तीसरा स्तंभ है एक पूरे स्टेट की व्यवस्था का। जब सरकार अपना काम ठीक से नहीं करती तब जुडिशरी का आना और सवाल पूछना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ये इसलिए भी है ताकि हम अपने लोगों के साथ सही कर पाएं। और उसी तहत से कर्नाटका हाई कोर्ट हो गया या बाकी और हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट ने कहा है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी कुछ कहा है, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने अच्छे ऑर्डर पास किए हैं। सुप्रीम कोर्ट चूक गया इस मामले में, पर सुप्रीम कोर्ट की ये हिस्ट्री रही है कि जब सही समय होना चाहिए तब हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते। ये गंभीर सवाल होगा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लिए आगे बढ़ते हुए कि आप कब समझेंगे कि सही समय आया, क्योंकि हर समय में व्यवस्था बिगड़ती जाएगी और जिनके लिए सरकार और कानून को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने गरीब और असहाय लोगों के लिए, उनकी तरफ अगर हमारा हाथ, आंख और हमारा दिल नहीं जाएगा तब तक हम कुछ सही नहीं कर पाएंगे। मैं एक और चीज बस जोड़ना चाह रही थी कि सर ने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि शायद हम लोगों ने उनका इतना साथ नहीं दिया, पर उनको काम करने से किसने रोका था? ये ऑपोजिशन में तो है नहीं, केंद्र में सरकार है। रेलवे मिनिस्ट्री कहती कि हम पीएम केयर्स फंड का पूरा पैसा प्रवासी भारतीयों को अपने अपने घर पहुंचाने में लगाएंगे, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 2024 का क्या, आप 2029 का भी इलेक्शन अगर आप लड़ाते तो वो जीत जाते। पर आप में इतना दिल होना चाहिए और इतनी आप जब असंवेदनशील हो जाते हैं सरकार के तौर पे, तब हर चीज पॉलिटिक्स नजर आती है। बिल्कुल, कुछ चीजों पॉलिटिक्स के परे कम से कम जो लाखों लोग पैदल सड़क पर चल रहे हैं वो राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, वो कोई, उनको सत्ता नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो बस फिलहाल अपनों के पास जाना चाहते हैं और वहां जाना चाहते हैं जहां उनका भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं है। उसी अंधकार से निकल कर वो आए थे इस स्वर्ग में, जिसे शहर कहते हैं, इसे बनाने आए थे, पर स्वर्ग से उनकी विदाई कर दी गई। पता चला यहां उनका कुछ है ही नहीं है। कुर्बान अली साहब,
क्या आपको लगता है, आपको भी, कि जैसा अभी सुरूर जी ने कहा कि इतिहास है, सुप्रीम कोर्ट वक्त पर चूक जाता है, चाहे इस देश में जमींदारी उन्मूलन का सवाल रहा हो, चाहे इमरजेंसी का सवाल रहा हो, और चाहे आज जो कुछ हो रहा है उस पर तो कुछ कहना बेकार है। जब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज 1 महीने के अंदर एक विशेष पार्टी की कृपा से राज्यसभा की सदस्यता लेता हो और जिसके सहयोगी 1.5-2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हो कि ये लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसमें लगता है कि मुझ जैसे व्यक्ति को कोई टिप्पणी करने के लिए बच नहीं जाता है। लेकिन जो विषय है आज का, जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं इसे भी देर से आया हुआ फैसला मानता हूं, क्योंकि लगभग 2 महीने बाद ये फैसला आया है। अगर ये उसी वक्त आ जाता 23-24 मार्च को, जब ये लॉकडाउन घोषित हुआ था, तो शायद 250 से ज्यादा जो संख्या आई है, आधिकारिक तौर पे ये पैदल चलते लोग मारे गए हैं, मजदूर, प्रवासी मजदूर, वो शायद ना मरते। कितनी मौतें हुई हैं अभी इसका कोई तखमीना, कोई अंदाजा नहीं है। एक अंदाजा 400 के करीब तो गिनी जा सकती है। जी, 400 के करीब गिनी जा सकती हैं, बड़े आराम के साथ में। तो ये क्रिमिनल एक्ट है राज्य सरकारों के ऊपर भी और केंद्र सरकार के ऊपर भी। आज अगर लोहिया जैसा कोई नेता होता तो शायद प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक कृत्य का मुकदमा दर्ज कराता, क्योंकि ये इस देश के प्रधानमंत्री और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों का ख्याल रखें। यही सरकार अपने देश के उन नागरिकों का ख्याल रख रही है जिनके पास पैसा है, जो पैसा देकर के विदेश से चार्टर्ड फ्लाइट्स में आ सकते हैं, उनको लाया जा रहा है। यही सरकारें एयर कंडीशन रेलें चला रही हैं पैसा लेकर के, और जब मजदूर की बात आती है तो इस पर झगड़ा होता है कि 75% कौन देगा, 85% कौन देगा और 15% कौन देगा। और कर्नाटक के मामले में एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ये फैसला हुआ कि प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, तो अगले दिन वो ट्रेन कैंसिल कर दी गई, क्योंकि वहां की जो कंस्ट्रक्शन लॉबी थी उसका दबाव था कि ये अगर मजदूर भाग गए तो हमारा काम कौन करेगा। तो यहाँ इतनी शर्मनाक हरकतें हो रही हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि साहब सरकार को समर्थन। अरे भाई, किस तरह का समर्थन? ये तो पिछले 2 महीने से तो लगभग घोषित आपातकाल है। जो स्याह सफेद आप कर रहे हो वो हो ही रहा है। आपको विरोध करने का या आपसे कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है। आप जो कर रहे हो, जिससे थाली पिटवा रहे हो थाली पीट रहे हैं, दिए जलवा रहे हो दिए जला रहे हैं, कुछ किसी ओझा से झाड़ फूक करवाओगे वो भी करने के लिए तैयार है। मगर ये जुल्म मत करो अपने देश के नागरिकों के साथ, जिनका कि आपने पूरी दुनिया में मजाक बना करके छोड़ दिया है कि ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो अपने गरीब मजदूरों के लिए बसों का भी इंतजाम नहीं कर सकता, ट्रेनों का भी। और जब किया जाता है तो हमने देखा कि कैसे फिल्म सी ग्राउंड पे वो बसें निरस्त कर दी जाती हैं कि इनको टेक्निकल ओके नहीं था, ड्राइवरों के लाइसेंस नहीं थे। ये पूछा जाएगा इस वक्त में जब युद्ध जैसी स्थिति है, लोग मर रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, 1,500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, और उसमें फिर अकल्पनीय है। बिल्कुल सवाल किया जाता है कि हमारा समर्थन नहीं किया जाता। अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है, और ये लापरवाही भी अभूतपूर्व है। ऐसी स्थिति शायद ही दुनिया में पहले कभी आई हो, शायद ही क्या, कभी नहीं आई। कम से कम कल्याणकारी राज्य जब से बने हैं तब से तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, और इतनी बड़ी चूक भी कभी नजर नहीं आई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए राजनीति के साथ। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर राजनीति में स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर जिसने ये कहा है कि सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाना चाहिए और उसका खर्चा सरकारों को उठाना चाहिए। इसको लेकर ही विवाद चल रहा है।
हरिहर जी हमारे साथ हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हरिहर रघुवंशी जी। हरिहर जी, ये सवाल आप कह रहे थे कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया, लोगों ने बड़ी राजनीति की, लेकिन ये सब जो दृश्य आए हैं वो तो अभी आए हैं कि विपक्ष का नेता निकल के बात कर रहा है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष का नेता बात इतनी देर से क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका तो काम ही यही होना चाहिए कि जनता अगर तकलीफ में है तो वो जाए। बहरहाल आपकी ओर से कहा जा रहा है कि ये सब राजनीति है, चलिए मान लिया। लेकिन कर्नाटक में जो हुआ, एक तरफ आप ही की सरकार कहती नहीं पहले पैसा दीजिए तब हम लेने जाएंगे, और उसके पहले एक ट्रेन को आप वहां की सरकार के कहने पर पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि वहां की बिल्डर लॉबी कहती है कि मजदूर चला जाएगा तो काम कैसे होगा। आखिर इतने गंभीर आरोप हैं आप पर, आप इस तरीके से राजनीति हो रही है कहकर कैसे बच सकते हैं? पंकज जी, आलोचना करना बहुत आसान काम है। सब लोग कर्नाटक सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, कर्नाटक सरकार ने 1610 करोड़ का विशेष पैकेज दिया उन मजदूरों के लिए जिनकी बात आज हो रही है। उनको रोजगार देने की बात कही, जो बिल्डर लॉबी की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ये कहा कि उद्योग भी खुल रहे हैं, निर्माण भी खुल रहा है, यहाँ हम आपको रहने की सारी व्यवस्था दे रहे हैं। 1610 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया जो केंद्र सरकार से अलग है। हरिहर जी, वो पैकेज चप्पल थे कि बना लेते, उनको पैर में डाल लेते, बस थी कि उस पर बैठ जाते। पैकेज का ऐसे मतलब क्या है? लोग घर जाना चाहते हैं, उन्हें बस चाहिए, उन्हें गाड़ी चाहिए। पैकेज का आप क्या करेंगे? उनके लिए तो तुरंत चाहिए ना। पंकज जी, मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप जो कह रहे हैं मैं बता रहा हूं उसको क्या कहना चाह रहे हैं। जब सरकार ने विशेष पैकेज इसलिए दिया कि आप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, जाके अपील की, कोई जबरदस्ती किसी से नहीं की कि आप लोग जाओगे, घर नहीं पहुंचोगे, क्वारंटीन में रहोगे, उससे अच्छा आप यहां रहो, रोजगार में रहो, यही काम करने के लिए आप आए हो। सबको पता है कि मजदूर रीढ़ की हड्डी होता है, बिना उसके कोई कामकाज नहीं चलता। इस सादगी पे कौन न मर जाए, खुदा कसम से। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, बीजेपी से इससे बढ़िया प्रवक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं आपका दिल क्या कह रहा है। आपका दिल भी रो रहा होगा इन लोगों को देखकर। हरिहर जी, अरे पंकज जी, मेरी बात कंप्लीट होने दिए। जो विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, विपक्ष ने सिर्फ फोटो खिंचा के, अरे सर, मैं विपक्ष की नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि उनको घर जाना था, उन्हें बस चाहिए थी, उन्हें ट्रेन चाहिए थी, और आप पैकेजेस की बात कर रहे हैं। उन्हें जब बस चाहिए तो आप कह रहे हैं कि पैकेज दे रहे हैं हम। पंकज जी, कंप्लीट होने दीजिए। आज ट्रेनें हमारी खड़ी हैं, स्पेयर में खड़ी हैं, राज्य सरकारें उसको ले नहीं रही है। आप गिन लो, कर्नाटक की राज्य सरकार आप ही की है हुजूर। हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, वहां आपकी सरकार है। कर्नाटक में आपकी सरकार है सर। ऐसी बात न करिए कि मुझे आपकी बात काटनी पड़े। हर रेलवे स्टेशन पे पब्लिक कॉल करे और कहे कि हाँ, केंद्रीय सरकार की तरफ से ये 10 ट्रेनें जा रही हैं बिहार। हरिहर जी, राज्य सरकार के बिना परमिशन हरिहर जी, कर्नाटक में आपकी सरकार है जिसने कहा, सरकार काम करती है, उसने कहा कि पैसा पहले जमा करो, ये फैक्ट है। कुछ नहीं है। मैंने अपने टीममेट्स के साथ 10 बसों का 50% सरकार खुद दे रही है। भेजा है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार के पास 10 बसें करने का भी नहीं था। आप 1 लाख बसेस ऑर्डर नहीं कर सकते थे। सिंपली अगर आपके पास गवर्नेंस का एक मौका होता ना, आप स्कूल की बसेस को आप लोग अभी उसको नेशनलाइज कराते। सारी स्कूलें बंद हैं। आपके पास अभी लाखों की तादाद में बसेस होती। सारे प्राइवेट स्कूल के बसेस आप बनाते, उनके ड्राइवर्स को बुलाते, पर्याप्त मात्रा में है चलने के लिए, मजदूरों को ले जाने के लिए। सभी राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। आप देखो ना, उत्तर प्रदेश देखो सबसे ज्यादा ट्रेनें कैसे ले लिया, मध्य प्रदेश देखो सबसे ज्यादा ट्रेनें कैसे ले लिया, खाना भेजा है उतना एनजीओ में बिहार देखो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग को मांग रहा है। हरिहर जी, आपने बड़ी दौड़ भाग की, लेकिन जो मजदूर हैं वो पैदल चले ही जा रहे हैं, उनकी तकलीफ पर कोई कमी नहीं है। आप ये मानिए कि ये हम लोग, चलिए हम लोग एक एक करके बात करें। एक सुरूर जी थोड़ा सा। हरिहर जी ठीक है, शांत हो जाइए, ठीक है। संजय जी आप थोड़ा हस्तक्षेप करें। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है
कि ये पब्लिक की मौलिक जिम्मेदारी, अधिकार, आपने कल्याणकारी गरीबों की सारी राज्य जो है जिम्मेदारी, वो पीएम की हमारे सारी संविधान स्कीमों का में एक सारी मूल जिम्मेदारी प्रश्न आप लोगों है। ने सिर्फ कल्याणकारी राज्य अपनी भूमिका से खुद को दूर नहीं रख सकता। सुरूर जी थोड़ा जवाब ले लेते हैं। आप करते हैं सुरूर जी झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। अलग है, एक एक करके हरिहर जी आप शांत हो जाए। सुरूर जी अब थोड़ा संजय जी से पूछ लेते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला जो दिया उसमें टिप्पणी बड़ी गंभीर की कि हमारा जो संविधान है उसमें वेलफेयर स्टेट उसका एक एसेंशियल पार्ट है, आप उससे अलग नहीं हो सकते। लाखों मजदूर सड़क पे जा रहे हैं, ये सरकार के लिए भी शर्म की बात है। क्या हमारी जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, क्या हमारी सरकारें अब जो चूंकि बहुमत है और प्रचंड बहुमत है, इस प्रचंड बहुमत की आग में संविधान के तमाम संकल्प क्या भस्म कर दिए जाएंगे? संजय जी। बहुत बहुत आपने वाजिब बात कही। आर्टिकल 21 जो हमें अधिकार, अब ये नहीं है कि राइट टू लाइफ, सिर्फ राइट टू लिव विद डिग्निटी है। अर्थात आप जो ये हो रहा है ये डिग्निटी के साथ। जी थोड़ा संपर्क लगता है संजय जी से बन नहीं पा रहा है, हम फिर प्रयास करेंगे। सुरूर जी आप क्या कह रही? तो जो संवैधानिक रूप से जो सवाल अभी मैंने पूछा कि वेलफेयर स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से उसमें वो शामिल है, क्या हमारी सरकारें इस बात को भूल रही हैं? सुरूर जी, सुरूर जी आपको हमारी आवाज आ रही है? संजय जी क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, तो कुर्बान साहब आप ये बताइए, अभी बीजेपी के हमारे साथी लगातार राजनीति का सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष की सरकारें जिस तरह से हैं वो सहयोग नहीं कर रही, विपक्ष राजनीति कर रहा है। क्या ये बात ठीक है, इसको मान लिया जाए? नहीं, विपक्ष राजनीति ना करे, हरिद्वार चला जाए। विपक्ष को राजनीति करना चाहिए। ये राजनीति शब्द कोई घिनौना शब्द नहीं है, ये कोई ये इसको हर आदमी अलग तरह से, भाई विपक्ष का काम है सवाल पूछने का, तो ये काम वो करेगा। इसे आप राजनीति कहें या कूटनीति कहें या कोई और नीति कहें, बहरहाल पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीति के मायने होते हैं जो संसद में होता है। ये अक्सर एक मुहावरा बन गया है कि राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर राजनीतिक ना करें। अरे भाई राजनीति ना करें तो क्या करें? सिर्फ आप जो कह रहे हैं आंख बंद करके अंधभक्तों की तरह से आपके जय जयकार करते रहें। लोकतंत्र में मीडिया का भी काम, न्यायपालिका का भी काम और विपक्ष का भी ये काम है कि सरकार पर अंकुश लगाए और सरकार से सवाल पूछे। अब जब आप जो है वो 45 करोड़ लोगों का कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए 2 जून की रोटी नहीं है और सब कुछ राम भरोसे छोड़ करके आप सिविल सोसाइटी से ये उम्मीद करते हैं कि वो गरीबों का पेट भरे, वो गरीब मजदूरों को जो है दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और बेंगलोर से उनके गांव पहुंचाने का काम कर। अभी एक और पंकज जी बड़ी यहाँ मजे का खेज बात कही गई बीजेपी प्रवक्ता द्वारा कि कर्नाटक की सरकार ने तो उन्हें रोकना चाहा। अरे भाई क्या बंधुआ मजदूर हैं क्या? प्रवासी लोग अपनी मर्जी से आते हैं। बिल्कुल, और समय बहुत कम है। संजय जी जुड़ गए, एक बार फिर से उनसे हम जवाब ले सकते हैं। संजय जी आपसे जो सवाल हमने किया था कि जो वेलफेयर स्टेट का प्रश्न है, क्या सरकारों ने वो भुला दिया है? जी संक्षिप्त में। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। ये राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी है, डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है, ना कि बस जीने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है। ऐसी है डिग्निटी के साथ। और डिग्निटी के क्या धज्जियां उड़ी हैं आप देखिए, सौयों सैकड़ों के उस पे लोगों की मृत्यु हो गई। बच्चे 4-4 साल के बच्चे 34-35 किलोमीटर चल रहे हैं। ये ह्यूमन डिग्निटी वो तो बहुत दूर की बात है। सलाम के काबिल है कर्नाटक हाई कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस जो कि इस बेंच को हेड कर रहे थे। बिल्कुल, और ये दिखाया फलियस नरीमन जैसे न्यायविद ने भी एक आर्टिकल में यही कहा है, सलाम के काबिल हैं और ऐसे लोगों को और बढ़ना चाहिए, ये कुनबा बढ़ना चाहिए उन्होंने कहा। सुरूर मंदर जी, क्या आज ये स्थिति हो गई है कि ये दुआ करनी पड़ रही है कि ऐसे जज बढ़ें जो न्याय के पक्ष में न्याय दंड लेकर खड़े हों पूरी निर्भयता के साथ? क्या ये वास्तविकता यही है अब? नहीं, आई थिंक एक ये समय आ गया है कि हम जो इंसान अपनी ड्यूटी दिल से निभा ले
हमें उसे हीरो मानना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग बिना डंडे के रेंगना शुरू कर चुके हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि सवाल पूछने का हक हमारा है, और वो इंसानी तौर पे हमारा है कि हम जो हमारे को गवर्न करेगा हम उनसे सवाल पूछेंगे। और अगर आप अस्ट्यूट पॉलिटिक्स में होते और आप अस्ट्यूट राजनीति खेलते तो इस संकट का भी मैं अपॉर्चुनिटी बनाती। ठीक है, ये लड़ रहे होते, अगर हमारा थोड़ा सा दिल होता, यूपी की सरकार है जो बिहार के पास में है, वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में या हाईवे के हर कोने में, हर किलोमीटर में सराय खोल सकती थी, खाने की व्यवस्था खोल सकती थी, जो पैदल श्रमिक जा रहे, और दिखा सकती थी कि हम देखिए कितना कर रहे हैं श्रमिकों के लिए। ये लोग पॉलिटिक्स बस के ऊपर खेल रहे हैं, पर खाने पानी का व्यवस्था हम देंगे, हम लोगों का ध्यान रखेंगे, और हम लोगों के प्यार, हम अपने देशवासियों का ध्यान रखना चाहते हैं। पर हमने पीएम केयर्स का 1 रुपया माइग्रेंट्स के लिए नहीं दिया, 1 रुपया। और ये बहुत कहने की बात, ये बहुत दिखलाता है कि हमारी एक्चुअली में हमारी सरकार का नजरिया और सोच कहाँ है। और बिल्कुल, और कम से कम समय खत्म हो रहा है, इसलिए इसको समाप्त करेंगे कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बताया है कि इस देश में एक न्याय का भी दंड है जिसे समय रहते उठाया जाना चाहिए। राजनीति में बस आज इतना ही। आप सभी ने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। कोरोना महामारी के दौरान बिल्कुल ऐसा